आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा चलाए गए इस 75 व्याख्यान की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं मनीष मिश्र आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याख्यानों की इस कड़ी में यह हमारा 36वां व्याख्यान है और आज हमारे साथ शोध विद्वान के रूप में जुड़े हुए हैं केएम अग्रवाल महाविद्यालय में उप प्राचार्य के पद पे कार्यरत आदरणीय डॉक्टर राज बहादुर सिंह सर। आप वहाँ प्राणी विज्ञान विभाग में हिंदी विभागाध्यक्ष भी हैं और पिछले 25-30 सालों से आप लगातार वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर आज जिस विषय पर केंद्रित होकर अपनी बात हम लोगों के सामने इस व्याख्यान के माध्यम से रखेंगे वह है मानव जीवन की उत्पत्ति, विकास और धार्मिक मान्यताएं। विषय समृद्ध है लेकिन उतना ही व्यापक भी है। लेकिन सर कोशिश करेंगे कि अपने इस व्याख्यान के माध्यम से वो जो दोनों तीनों पहलू हैं उत्पत्ति के, विकास के और धार्मिक मान्यताओं को, उनको लेकर एक बातचीत आप लोगों के साथ कर सकें। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर राज बहादुर सिंह सर को कि आप आए और अपना व्याख्यान हमारे जो साथी जुड़े हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर राज बहादुर सिंह। धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपने इनवाइट किया। चूंकि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ इसलिए मेरे टॉपिक में जो है थोड़ा सा विज्ञान भी होगा और अपने मनुष्य जीवन से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो आम जनमानस में हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रही है, ये सभी समाजों में है। तो उस पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालने का एक प्रयास है। और जैसा कि इस हमारे टॉपिक से ही स्पष्ट है कि हम इस ग्रह पर, पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव जीवन का विकास कैसे हुआ, साथ साथ में उसकी संस्कृति और सभ्यताओं का विकास हुआ, उसके साथ साथ मनुष्य का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया और उसी के साथ साथ डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के जो है धार्मिक मान्यताएं भी विकसित हुई। तो इन सब का क्या जो है एक संक्षिप्त प्रारूप है जो इस अभिभाषण में, इस लेक्चर में हम देने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहूंगा कि इसको सभी लोग जिनका कि विज्ञान से बहुत ज्यादा संबंध न हो लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हो, वो उनके अंदर एक टाइप की जिज्ञासा हो इस सब्जेक्ट को समझने की, उनके सबके समझ में आ जाए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि विज्ञान बैकग्राउंड का या साइंस के बैकग्राउंड का, साइंस का कोई उसको जो है बेसिक नॉलेज की भी जरूरत है। इसको मैं अत्यंत सरलीकृत रूप से करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो बताने के लिए जो है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अभी तक देखा गया है कि जो जीव हैं वह केवल एक ही ग्रह पर पाए जाते हैं, वह है पृथ्वी। अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सब लोग हम लोग बचपन से ही अपने उसमें जानते हैं कि अगर धार्मिक मान्यताएं ले लें तो इसकी अलग एक कहानी है, लेकिन विज्ञान जो मानता है, जो इसका की प्रमाण है, उसमें है कि हम एक सूर्य का अंग थे। सूर्य से बहुत साल पहले, जिसको कि हम अरबों साल पहले कहते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा अलग हुआ और इस प्रकार से जितने भी टुकड़े अलग हुए वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। बहुत सारे जो चक्कर लगाने वाले पिंड थे ग्रह कहलाए, उसी में से पृथ्वी एक ग्रह है। इस पे सभी प्रकार के जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति करीब जो है आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन का अगर अर्थ समझना हो तो 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, यानी 450 करोड़ साल पहले ऐसी घटना घटी जब पृथ्वी जो है सूर्य के आग के गोले से अलग हुई। कालांतर में सूर्य से अलग होने के कारण यह ठंडी होती गई और यह जो उसके लगातार ठंडे होने का क्रम रहा बहुत कई अरबों साल तक चालू रहा। बाद में जो उस पिंड के विभिन्न प्रकार के तत्व थे, उन तत्वों के मिलने से
उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था। इन तत्वों का आपस में अभिक्रिया हुई और इन तत्वों से छोटे छोटे अकार्बनिक यौगिक बने, जिसमें बनने वालों में सबसे पहले था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर। और जब यह पानी बना तो यह पानी जो है, चूंकि पृथ्वी का धरातल गर्म था, यह पानी जो है वातावरण में चला गया, क्लाउड बनाया, बादल बनाया और बादल की बरसात हुई। और यह बारिश जो है यह कई लाख सालों तक लगातार चलती रही, तब जाकर के पृथ्वी का ऊपरी धरातल ठंडा हुआ। और ठंडा होने के साथ साथ जो पूरा का पूरा जो है पृथ्वी का ऊपरी सतह जो है यह पानी से ढक गया। पानी से ढकने के बाद इसका पृथ्वी का अंतःस्थल अब भी बहुत गर्म था और उस गर्मी के कारण वह पानी लगातार खौल रहा था। अब चूंकि उस पिंड में सभी तत्व थे, आज तक जितने तत्वों की खोज हुई है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी हम लोग मेटेलिक, चाहे वो धातुएं हों, अधातुएं हों, जितने भी तत्व हैं, वह सब तत्व का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है। सूर्य का एक भाग था पृथ्वी पहले, जहाँ से अलग होकर बना। तो सारे के सारे तत्व जो है, अधिकतर तत्व जो है, यह जो है पृथ्वी के इस ग्रह पर आए। और वो सारे के सारे तत्व जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ और वो यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, तो एक प्रकार के हॉट सूप टाइप का बना, गर्म जूस जिसे कहते हैं उस बना, और वो बॉइलिंग वाटर था, उबलता हुआ पानी था। उस पानी में सारे अकार्बनिक यौगिक बने और इन अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक बने और उन कार्बनिक यौगिकों के निरंतर विकास से हमें एक जटिल प्रकार के कार्बनिक यौगिक बने, जिससे कि फिर जीवन की उत्पत्ति हुई और विकास हुआ। यह बात सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से बताई जो है एक रशियन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था A.I. ओपरिन 1922 में। ओपरिन साहब ने कह दिया कि ऐसे 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 अरबों साल पहले हुआ था, उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो था नहीं, प्रमाण दे नहीं सकते थे वो, लेकिन उन्होंने एक परिकल्पना दी कि यह जो है सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति का और पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति का, जो कालांतर में मानव के आविर्भाव के रूप में देखा जाएगा। तो इस पर बहुत सारे आक्षेप हुए और उस समय 1922 का जमाना था, तो अपने विश्व में 2 खेमे बने हुए थे। तो जैसे ही एक रशियन साइंटिस्ट बोलता है कि ये परिकल्पना है, तो इसका पूरे विश्व के साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, इस पे काम करने लगते हैं कि वास्तव में सही है या गलत है। इस पे काम करने लगते हैं और उसमें विज्ञान के रूप में 2 खेमे बड़े विकसित थे। एक तो रशियन खेमा USSR का था उसमें तत्कालीन, और दूसरा जो है USA का, अमेरिका का था। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक थे, एक हैरोल्ड यूरी और मिलर। उन लोगों ने कहा कि ओपरिन साहब, आप जो परिकल्पना दे रहे हैं कि सूर्य से अलग होकर पृथ्वी पर और इस प्रकार से सबसे पहले तत्वों के मिलन से अकार्बनिक यौगिक बने, साधारण जटिल कार्बनिक यौगिक, और बाद में कालांतर में चल के ऐसे कंपाउंड बन गए जिनका की बिहेवियर जो है जीवों की तरह होता था। यूरी और उनके शिष्य मिलर ने, उन लोगों ने कहा कि हम इसको प्रयोगशाला में प्रमाणित करके देखेंगे इस परिकल्पना को, अदरवाइज हम इसको मानेंगे नहीं। इसके लिए उन्होंने एक फेमस यूरी और मिलर का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने लैब में किया और करने के बाद वो उस प्रयोग के अपने निष्कर्ष से उसी निष्कर्ष पे पहुंचे जैसा कि ओपरिन ने बताया था। तब से मान्यता सिद्ध हुई और कि जो है पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है, यह वास्तव में यह रासायनिक यौगिकों का क्रमशः विकास है। और जब एक ऐसा कार्बनिक जटिल यौगिक बन गया जो अपने जैसा दूसरा यौगिक बना सकता था, उसी समय कहा गया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। और अर्थ जो पृथ्वी जो है बनी सूर्य से, जैसा कि मैंने बताया 450 अरब वर्ष पूर्व बनी, 450 करोड़ वर्ष पूर्व बनी।
और 350 करोड़ साल पहले बाद इसमें सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति होती है। मतलब वो जो सारा का सारा यौगिकों के विकास का कार्यक्रम होता रहा, रासायनिक यौगिकों का विकास का कार्यक्रम होता रहा, वो करीब कितना लंबा समय रहा होगा, 100 करोड़ से ऊपर का समय वो जो है व्यतीत हो गया। बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी, क्योंकि पृथ्वी उसमें बहुत ज्यादा गर्म थी। सूर्य का तापमान और पृथ्वी का तापमान बहुत अंतर था, जो क्रमशः जो है तापमान कम होता जा रहा था, जिसके कारण से ये संभव हो पाया। उसके पहले जो धार्मिक मान्यताएं थी वह हर एक धर्म में अलग अलग थी। जैसे कि अपना जो हेब्रू धर्म है, इसको कि जुडाइज्म बोलते हैं, उसमें सबसे बताया गया कि गॉड का कंसेप्ट था, सुपर पावर जो है गॉड थे। और उसमें जो ओल्ड टेस्टामेंट में बाइबल में लिखा गया है कि गॉड ने जो है 6 दिन में जो है पूरी की पूरी सृष्टि बना डाली। उन्होंने पहले दिन उनकी इच्छा हुई कि बनाया जाए, पृथ्वी को बनाया जाए, स्वर्ग को बनाया जाए, दूसरे दिन आकाश को, तीसरे दिन पौधों को, चौथे दिन जो है इसमें सूर्य को बनाया गया, सितारों को बनाया गया, चंद्रमा को बनाया गया। फिर इसके बाद 5वें दिन उसमें जो है मछलियां, चिड़िया और ये सब जो है चीजें आई। फिर लास्ट डे 6वें दिन जो है जाकर के उन्होंने एक मनुष्य बनाया जिसको एडम कहा, और एक औरत बनाया, फीमेल बनाया जिसको ईव कहा। आदम और हवा बने, और यही आदम हवा से जो है पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये तो एक धार्मिक मान्यता थी जिसको कि हम लोग अपने मान के चलते ही रहते हैं, हमारी आस्था है, उसको मानते रहते हैं। अब इन सब मान्यताओं को खंडित करके उस समय जो ये चीजें आ रही थी विज्ञान की, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में तो ये एकेडमिक क्षेत्र में जो है, अकादमिक क्षेत्र में इन सबको मान्यता मिलती गई, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में अभी तक जो है हम लोग बहुत सारा धार्मिक मान्यताओं का ही पालन करते हैं। सबकी आस्थाएं अलग अलग हैं। इस क्रम में कुछ जो है जो दार्शनिक हुए शुरू में, जैसे अरस्तु वगैरह हुए, ये लोग बाद में आकर के कुछ एक अलग से परिकल्पना दिए, क्या है कि ऐसा है कि अपने आप जो है इसके जीव उत्पन्न हो गए और अपने आप जो है सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है। इसके लिए जो है ऐसा कोई ईश्वर वगैरह की जिम्मेदारी नहीं है, या भगवान ने इसको नहीं बनाया है। तो यही इतना कहना जो है उस समय बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उस समय इतना धर्म का प्रभाव लोगों में था। कुछ वैज्ञानिक ऐसे आए जैसे रिचर वगैरह, उन लोगों ने कहा कि एक्चुअली जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई नहीं, ये कहीं ब्रह्मांड में और हुई, और वहां से जीव पृथ्वी पर जो है एक प्रकार के स्पोर्स के रूप में जीव, एक प्रकार के बीजाणु के रूप में आए। लेकिन अगर वो बीजाणु के रूप में पृथ्वी पर आए तो फिर भी प्रश्न रह जाता था अनुत्तरित की जहां पर भी से जीव आए वहां पर कैसे उत्पत्ति हुई इनकी जो है जीव। तो इस प्रकार से बहुत सारी मान्यताएं थी। हमारे देश में हिंदू धर्म में भी उपनिषद में आया है, तैतरीय उपनिषद है, उसमें अभी तक जो कॉन्सेप्ट माना जाता है, वैदिक दर्शन का जो कॉन्सेप्ट माना जाता है, उसमें जो है माना जाता है कि एक ब्राह्मण होता है, और इस ब्राह्मण से ही जो है ईथर बना, ईथर से फिर जो है हवा बनी, हवा से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ, अग्नि से फिर जो है जल बना, जल से पृथ्वी बनी, पृथ्वी से छोटे छोटे पेड़ पौधे बने, उससे जो है बाद में बीज बना, और बीज से बाद में जाके मनुष्य बना। और साथ ही साथ जो है अपने हिंदू धर्म में एक बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें अपने अवतारों का जिक्र किया गया है। चूंकि इसमें यहाँ पे हम मानव विकास का अध्ययन करेंगे, तो मानव का विकास भी जो है वो जीवन की उत्पत्ति के बाद जो विभिन्न प्रकार के जीव बने, उसी के क्रम में जो सबसे विकसित जीव है वह मनुष्य हुआ। तो महाअवतारों में देखा जाए तो सबसे पहले अगर जीवन की उत्पत्ति हम देखते हैं, जैसा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया गया, और जिसका समर्थन जो है इसके एक सिद्धांत के रूप में आज विज्ञान मान्यता देता है। तो अगर हिंदू फिलॉसफी में देखें, हिंदू दर्शन में देखें, तो उसमें जो हमारे अवतार हुए
सारे अवतार जो है पहले जल वाले मेंशन किए गए हैं, उद्धृत किए गए हैं, और बाद में जो है पृथ्वी पर हुए हैं। इसमें पहले जैसे इन्होंने बताया कि मत्स्य अवतार आया, फिर जो है मत्स्य मतलब मछली के रूप में भगवान आए, फिर जो है कूर्मा अवतार आया, मतलब कछपा अवतार आया, फिर वराह के रूप में आए, फिर नरसिंह के रूप में आए, और फिर वामन के रूप में आए, फिर परशुराम के रूप में आए। और यहाँ पे देखिए इनका जो अवतार हो रहा है, इसमें क्रमशः जो सांस्कृतिक विकास होता है वो भी परिलक्षित होता है। जहाँ पर पहले मत्स्य अवतार में वो मछली के अवतार में था कि पानी में पाए जाते हैं, वहाँ पे कछपा अवतार में देखा गया कि जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है वराह अवतार आया, जिसमें स्तनधारी वर्ग का एक अलग वर्ग का एक जीव है। फिर नरसिंह अवतार, जिसमें कहा जाता है कि नरसिंह में ये का फिजिकल स्वरूप तो मनुष्य जैसा था, लेकिन उनका जो थॉट्स था ये जो है एनिमल का समान था, जानवरों के समान था, वाइल्ड थे। वामना अवतार आया, वामना अवतार आज की घुमंतु जातियां जो है उसका एक माना जा सकता है प्रकटीकरण। परशुराम अवतार में ये देखा गया कि ये परशुराम अवतार में सभ्यता का विकास होने लगा था, और इसमें जो है थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी और युद्ध कौशल का भी विकास होने लगा था। राम के अवतार में देखा जाता है कि कंप्लीटली सुसंस्कृत सुसभ्य अवतार था, और इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है फोकस हो गई थी मॉरलिटी के ऊपर। बाद में फिर बलराम का अवतार आता है, जिसमें कि कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। और लास्ट का जो इसमें कृष्णा अवतार है, उसमें कहा जाता है कि इसमें सभ्यता और टेक्नोलॉजी दोनों अपने चरमावस्था पे थी। और इस अवतार में उसमें मेंशन किया गया है कि जो आधुनिक विज्ञान के जो सबसे बड़े बड़े आविष्कार हैं, चाहे वो सर्जरी हो, प्लास्टिक सर्जरी हो, और स्पेस के जेनेटिक इंजीनियरिंग के जितने भी आविष्कार हैं, ये सब कृष्ण के जमाने में उस समय कृष्ण अवतार के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं। हालांकि इसका कोई केवल लेखकीय प्रमाण है, इसका कोई जो है ऐसा जो है डायरेक्ट जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसका उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अगर उनके विचारों में भी चीज आई थी तो यह प्रकार की उन्नति थी। लास्ट में आ जाते हैं प्रकार के विशेष धार्मिक मान्यताओं को देखा हमने कि वास्तव में जो AI ओपेरिन साहब ने बताया था, जिसको मिलर यूरी ने कंफर्म किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई, तो उसमें जो पहले अकार्बनिक यौगिकों का तत्वों से निर्माण हुआ, फिर कार्बनिक यौगिकों का तत्वों से निर्माण हुआ। अब ये जो जटिल कार्बनिक यौगिक बने, ये बनते 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 एक समय ऐसा आ गया कि एक कार्बनिक यौगिक ऐसा बना जिसका नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जैसे ही बना, वैसे ही यह देखा गया कि यह DNA एक ऐसा यौगिक है, यह जो है यह एक जैव रासायनिक यौगिक है जिसके अंदर यह क्षमता है कि यह अपने जैसा दूसरा यौगिक बना सकता है। अब अगर कोई एक ऐसा यौगिक बन गया जो अपने जैसा दूसरा यौगिक बना सकता है, तो यह क्षमता जो है यह केवल जीव में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जीव का जब हम परिभाषा देने लगते हैं तो धार्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से जीवों की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन कोई भी परिभाषा जो है तर्क की कसौटी पे खरी नहीं उतरती है। तो वैज्ञानिकों को समझ ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि जीव कहते किसे हैं। जीव को परिभाषित करते करते सब थक गए, कहीं ना कहीं जो है उसकी पूर्ण परिभाषा नहीं मिल पा रही थी। तो अंत में डिसाइड किया, अंत में सब लोगों ने निश्चय किया कि जीव की परिभाषा तो ऐसे नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ लक्षण हैं, अगर वह लक्षण किसी भी चीज में विद्यमान रहेंगे तो उसको हम कहेंगे इसमें जीव है। अगर वो लक्षण उस चीज में नहीं रहेंगे तो उसको हम कहेंगे कि यह निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव का जो विभेदन है
वह किसी एक विशेष चीज को लेकर के नहीं है, बल्कि कुछ लक्षण है जिसमें कि प्रजनन प्रमुख है। प्रजनन है, वृद्धि है, संवर्धन है, विकास है, ये सब जो है चीजें जो है, ये लक्षण जो है जीवों में माने गए। तो चूंकि जो पहला यौगिक बना वो अपने जैसा दूसरा यौगिक बना सकता था, तो यह एक प्रकार से प्रजनन की उसके अंदर क्षमता। तो वही कहा गया कि यह पहला जो है जीव जो है बना। अब यह जो जीव बना, यह जीव बाद में और विकसित होता गया और विकसित होता गया। तो अभी तक का जो विकास हुआ है वह एक ढंग से जैव रासायनिक विकास था। रासायनिक विकास हुआ, उसमें जीव के हुए। लेकिन इसके बाद पहला जीव जो बन गया, जो केवल एक डीएनए के रूप में था, एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में था, यहाँ से जो विकास होता है इसको जैविक विकास बोलते हैं। और जैविक विकास कैसे कैसे हुआ, और बड़ा क्रांतिकारी विचार इसमें डार्विन साहब का था, जो 1858 में सबसे पहले उनकी बुक आई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डिसेंट ऑफ मैन, और ये सब पुस्तकें जो है एक प्रकार से क्रांति ला दी जो उसमें की धार्मिक मान्यताएं थी उसमें। तो फिलहाल उसमें विस्तृत रूप से न जाते हुए हम इसको क्रमबद्ध रूप से देखें तो वहां से एकदम जीवाणु बने, बहुत ही छोटे जीव जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, इतने छोटे छोटे जीव की कोशिकाएं बनी। फिर बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के बहुकोश की जीव बनाए। आज भी पृथ्वी पर एक कोश के, बहुकोश के ये सारे जीव पाए जाते हैं, और इनका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है जब हम विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म प्रमाण है जो अनंत काल से, जो लाखों अरबों साल से पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं, और वहां से अगर कोई चीज मिलता है खुदाई के द्वारा, तो उसको हम कार्बन डेटिंग से, रेडियो एक्टिव मेथड से पता कर लेते हैं कि ये कितने साल पुरानी चट्टान में मिला है, और उसका हम उम्र जो है निर्धारित करते कितने साल पहले रहा होगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो आज तक के टाइम पीरियड है उनको महाकल्पों में बांटा गया है। तो पहले जो महाकल्प हुआ जिसमें कि रासायनिक विकास हुआ उसको आर्कियोजोइक महाकल्प कहते हैं। उसके बाद में प्रोटियोजोइक महाकल्प आया। आर्कियोजोइक महाकल्प में कार्बनिक यौगिकों का विकास हुआ, फिर प्रोटियोजोइक महाकल्प आया, उसमें संभवतः पहला जीव बना। और ऐसे पहले जीव के कुछ जीवाश्म जो हमें ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं चट्टानों से, जिनकी उम्र जो है वह वैसे तो जीव की उत्पत्ति जो है 350 अरब साल, 3.6 बिलियन ईयर्स एगो ही हो गई थी, लेकिन प्रमाण जो है 1.6 बिलियन ईयर्स एगो के, यानी 160 अरब साल पहले के मिले हुए हैं। इसके बाद जो है अगला महाकल्प आया जिसे कहते हैं पैलियोजोइक इरा। पैलियोजोइक इरा में इस महाकल्प जो है यह करीब 60 करोड़ साल, 60 करोड़ से समय इसके इतने पहले चालू हुआ, 60 करोड़ वर्ष पूर्व चालू हुआ। और उसके बाद के हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं उसमें प्राप्त जीवों का, तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी ऐसे जीव, छोटे छोटे जीव हैं जिनके अंदर हड्डियां नहीं होती, यानी अकशेरुकी प्राणियों का विकास हुआ। बाद में हड्डियों वाले प्राणियों का विकास हुआ, कशेरुकी प्राणियों का विकास हुआ। और कशेरुकी प्राणियों के विकास होते होते, चूंकि बहुत सारे प्राणियों का विकास जो है इसमें जल में ही हो रहा था, कुछ जो है इसमें से प्राणी थल पर भी आ जा रहे थे। और उस समय तक पृथ्वी जैसा होता लगातार ठंडी होती रही थी, तो काफी जो है पृथ्वी ठंडी हो गई थी। और जो बॉइलिंग वाटर था वो भी ठंडा होके कंटिन्यूअस जो है वेपर, अभी आज के जमाने में भी वेपर बनती रहती है, वाष्प बनती रहती है पानी की, लगातार बारिश होती रहती है और पानी जो है पृथ्वी की सतह जो है ठंडी होती रहती है। तो आज भी काफी ठंडी हो गई है और आज भी पृथ्वी का अंतःस्थल बहुत गर्म है, लेकिन वो क्रमशः चल रहा था, तो उसमें तापमान जो है लगातार कम होता जा रहा था, नए नए प्रकार के जीव आ रहे थे। तो सबसे पहले एक कोष की जीव आया, बहुकोष की जीव आया, फिर बहुकोष की जीवों में जिसके अंदर अपना
भोजन बनाने की क्षमता थी वो अपना पौधे कहलाए, जिसके अंदर भोजन नहीं बनाने की क्षमता थी वो अपना प्राणी कहलाए। इसमें से बहुत सारा विभेदन है। तो विभिन्न प्रकार के फिर वनस्पतियों का जो है विकास होने लगा, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विकास होने लगा। तो ये पैलियोजोइक ईरा जो तीसरा होता है, इसमें जो है मछलियां बन गई थी, और मछलियों के बाद जो है अगला जो है विकसित जीव होता है उभयचर वर्ग, जिसमें मेढक वगैरह आते हैं, ये बन गए थे। और यहाँ तक जो है पैलियोजोइक ईरा में हो गया था। इसके बाद मेसोजोइक ईरा स्टार्ट होता है। मेसोजोइक ईरा में ये जो उभयचर वर्ग के फ्रॉग वगैरह थे, ये सब जंतु थे जो स्थल और जल दोनों पे रहते थे। अब यह विकसित होकर के कुछ ऐसे जीव बना दिए जो केवल स्थल पे रहने के लिए अनुकूल थे। और फिर इसके बाद सरीसृप वर्ग का जन्म हुआ, रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। और यह जो मेसोजोइक महाकल्प है, यह हमें ऐसे साक्षात प्रमाणों के लिए जाना जाता है जिसे हम डायनासोर कहते हैं। डायनासोर के हम लोग जो है स्टोरी सुन चुके हैं, सब सरीसृप वर्ग के थे और एक समय के ये बड़े प्रभावी जंतु हुआ करते थे पृथ्वी पर। अभी तक मनुष्य का कहीं अता पता नहीं था। क्रमिक विकास में जो बहुत सारे कोशिकाओं के आपस में सहयोग करने से, उनके आंतरिक क्रिया के द्वारा कोशिकाएं मिलकर के जो है एक छोटा ऊतक बनाई, फिर ऊतक से मिलकर जो है अंग बने, फिर बहुत सारे अंग मिलकर के तंत्र बने। तो इस प्रकार से भी जीवों के शारीरिक रचना में जटिल विकास होता जा रहा था। और जैसे कि आज विकसित जंतुओं में देखा जाता है, उनके अंदर पाचन तंत्र रहते, पाचन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम है, बोन का सिस्टम है, एंडोस्केलेटन सिस्टम है, त्वचा का तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। ये जो डिफरेंट सिस्टम है बॉडी में, डिफरेंट विभिन्न प्रकार के अंगों से बने हैं। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है और कॉम्प्लेक्सिटी के कारण जो है अलग अलग प्रकार के जीवों का विकास होता जा रहा था। अब सोचिए कितने अरब साल पहले से विकास चालू हुआ है। लास्ट में जो अभी वर्तमान का जो महाकल्प है, जिसे सीनोजोइक महाकल्प कहा जाता है, यह केवल 600 लाख साल पहले चालू हुआ। और ये जो 600 लाख साल पहले चालू हुआ है महाकल्प, इसमें आकर के फिर जो है हमें विकास होता है ऐसे जंतुओं का जो, जैसा कि मैंने बताया कि पहले जंतु जो है विकसित हुए जो बहुत सिंपल थे, वो पानी में, फिर थल पे आए, फिर थल से जो है वायवीय जंतुओं का यानी चिड़ियों का जो है इसमें उद्भव हुआ और इसमें बर्ड्स आए। बर्ड्स के बाद जो है एक और विकसित जीव हुआ जिसको कहते हैं मैमल्स और स्तनधारी वर्ग। और हम मनुष्य जो है इसी स्तनधारी वर्ग के हैं। स्तनधारी वर्गों में भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव बने। पहले इसमें जो है सरल जीव बने और बाद में इसमें जटिल जीव बने। तो यह आते आते ये देखा गया कि इस वर्तमान महाकल्प सीनोजोइक ईरा में केवल 11,000 साल पहले, 11,000 साल पहले जो विभिन्न प्रकार के स्तनधारी वर्ग के जंतु बन गए थे, उन्हीं जंतुओं से विकसित होकर के एक नया जंतु बनता है, नया जो है स्ट्रक्चर बनता है प्राणियों का, और उसको जो है हम मनुष्य कहते हैं। तो जो आधुनिक मानव है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जिसके बहुत सारे प्रमाण हैं, ये जो है 11,000 साल पहले की घटना है, उससे विकसित हुआ। 11,000 साल पहले तो ये जो आधुनिक मनुष्य है। अब इसके पहले जो आदिम मानव थे वो किस प्रकार थे, जिससे कि मानव का विकास हुआ, तो हम देखते हैं इस ग्रुप में बहुत सारे स्तनधारी थे। और हमारे सबसे निकट के जो स्तनधारी जीव हैं, जिनके के सबसे ज्यादा लक्षण हमारे और उनके शरीर के मिलते हैं, उसमें हम बंदरों को मान सकते हैं। और बंदरों की प्रजाति के होते हैं जिसे हम इंग्लिश में एप कहते हैं या कप कहते हैं। तो बंदरों से भी ज्यादा नजदीक हमारे पूर्वज जो है वो हमारे कपी हैं। और वर्तमान में भी एप पाए जाते हैं, और जिसको हम जानते हैं कि एशिया में जो है गिब्बन नाम का पाया जाता है, सुमात्रा में जो है सियामांग है, ओरंगुटान का नाम सुना होगा, गोरिल्ला और चिंपैंजी बहुत फेमस है जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा लक्षण हमारे जिन पूर्वजों से मिलता है उसमें गोरिल्ला और चिंपैंजी आते हैं। यानी हमारा जिससे विकास हुआ, मानव का जिससे विकास हुआ,
उसके हमारे एकदम से जो पूर्वज थे वो कोई कोई कपि थे। आज के जो गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, हो सकता है हमारे कजिन हो, हमारे जो है डायरेक्ट एंसेस्टर ना हो, लेकिन हम दोनों के पूर्वज जो है कॉमन थे, गोरिल्ला चिंपैंजी के और मनुष्य के। क्योंकि एक वैज्ञानिक ने जो सारे लक्षणों का अध्ययन किया तो उसमें पाया कि चिंपैंजी के करीब जो है और गोरिल्ला के आज के उनके शरीर के जो लक्षण हैं, बहुत सारा 350 से ज्यादा लक्षण हैं जो कॉमन है, मनुष्यों में पाए जाते हैं। और हम लोगों के कोशिकाओं में जो डीएनए बना, जैसा पहले बताया था, उसके अंदर क्षमता होती है वो दूसरे डीएनए को बना सकता है, जहाँ से जीवन की उत्पत्ति बनी गई। जब कोशिकाएं बनी तो इस डीएनए का भी एक रूपांतरण होता गया, और डीएनए जो है एक अलग से रूप धारण करता गया, डीएनए एक अलग संरचना के रूप में संगठित हो गया है, और उसको हमने गुणसूत्र बोल दिया। या डीएनए एक प्रोटीन यौगिक बनता है, और यह प्रोटीन यौगिक जो है डीएनए के साथ संयोग करके एक गुणसूत्र बनाया, और यही गुणसूत्र हर कोशिका में पाया जाता है, और यही गुणसूत्र ही निर्धारित करता है किसी भी जीव के जो लक्षण होंगे और उनके जो विकास के क्रम, चाहे शारीरिक लक्षण हो, चाहे उनके जो है अनुकूलन की क्षमता वाले लक्षण हो, जितने हों, ये सब गुणसूत्र ही डिसाइड करता है, गुणसूत्र निश्चित करता है। तो गुणसूत्रों की संख्या आज मनुष्य में इनकी संख्या निश्चित है, उसकी संरचना का अध्ययन किया गया है। इन्हीं गुणसूत्रों पर जीन्स पाए जाते हैं, और हर जीन जो है किसी न किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। गुणसूत्रों की संख्या मानव में 46 बताई गई है, 23 जोड़े, और इसी में से एक जोड़ा है जो नर और मादा का निश्चय करता है कि कौन सा नर होगा कौन सा मादा, जब लैंगिक प्रजनन होता है। अब गोरिल्ला में और चिंपैंजी में देखा जाए तो उसमें भी गुणसूत्र जो है हर प्रकार के जीवों में अलग अलग संख्या के गुणसूत्र होते हैं। उसमें गुणसूत्र की संख्या 48 है, 46 जो है मनुष्य में होती है। इस प्रकार से सबसे नजदीक के हमारे पूर्वज माने गए। अब इन्हीं कपियों से, इन्हीं एप्स से जो है मनुष्य का विकास हुआ, और ये माना गया कि जो मानव का विकास हो रहा है इन कपियों से, ये सबसे पहले जो है पृथ्वी के किस भाग में हुआ। ये सबसे पहले मानव का विकास जो है, वैज्ञानिक अगर आज जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो उनके अवशेष मिले हैं, हड्डियां वगैरह मिली जिनके द्वारा जो है संरचना होती है, ये देखा गया कि अफ्रीका में हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कपि होते हैं ये लटक कर पेड़ों पे रहने वाले जीव हैं, और इनके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो हमारे से मिलते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जैव विकास हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वह विकास जो है किसी भी जीव में शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वह क्यों होता है? क्योंकि उसको अपने को जीवित रखना है, और जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो वातावरण है, यह लगातार बदलता रहता है। अगर वातावरण में परिवर्तन होता है तो उस वातावरण के साथ हर जीव के अंदर क्षमता होती है अपने को अनुकूल बनाए, और यह अनुकूल जो जीव अपने को कर लेते हैं वह अपने अंदर कुछ परिवर्तन करते हैं, तभी अनुकूलन आता है, और उस प्रकार से फिर जो है आगे चलकर उन्हें परिवर्तित रूप में एक कदम आगे जाते हैं, जो विकास के क्रम में विभिन्न प्रकार की जातियों का उत्पत्ति होती है। तो मनुष्यों के क्रम में भी सबसे पहले जो कपिलायक मनुष्य बने, तो उसमें अफ्रीका में देखा गया कि उस समय की जलवायु में अचानक परिवर्तन हुआ, और एक प्रकार से सूखा पड़ा, और सूखा पड़ने के कारण जो है जंगल जो है की संख्या में कमी होने लगी, जंगल की क्षेत्र में कमी होने लगी, और ये जो घास वाले मैदान ज्यादा बच गए। तो और बाद में कुछ उसमें रेगिस्तान में बने, जिसमें कालाहारी डिजर्ट वगैरह उस समय का बना हुआ है, करीब ये जो है 100 लाख साल पहले इस पीरियड में जो है उसमें बने। और उस समय जो है ये जो कपि थे, जो वृक्षों पे रहते थे, जिनका के अगले पैर ज्यादा लंबे और मजबूत होते थे, और ये नक्कल वाकर थे, इस पे चलने वाले थे, उंगलियों को मोड़ के चलते थे, ये सब जो है पृथ्वी पर उतर आए, और उतरने के बाद इनको शिकार करना रहता था, तो ये खड़े होने की कोशिश करने लगे। खड़े होने मतलब पिछले पैरों का अपना ज्यादा उपयोग करने लगे,
और अगले पैरों का जो उनको वृक्षिका का जीवन था, उनका जो वृक्षीय जीवन था खत्म हुआ, तो धीरे धीरे इनके अगले पैर जो है छोटे होने लगे। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी परिवर्तन से उनके अंदर जो है एक जो चारों पैरों पे चलते थे, अब वो धीरे धीरे जो है सीधा होने की कोशिश करने लगते हैं। और अब चूंकि फारिश नहीं रहे, तो भोजन के लिए जो है वो शाकाहारी न रह करके अब वो शिकारी भी हो गए, क्योंकि दूसरे जीवों को जिनको खा सकते थे उनको पकड़ना, उनको मारना। और चूंकि जलवायु परिवर्तन हुआ, तो धीरे धीरे जो है ये आपस में ग्रुप में रह करके और कहीं गुफाओं वगैरह में जाके रहने लगे। अब अगर हम देखें, मनुष्यों के जीवाश्मों के रूप में बहुत सारे जीवाश्म मिले हैं, जिसमें कि हमारे जो सीधे सीधे जो पूर्वज माने जाते हैं, उसमें एक जो मानव का जीवाश्म मिला, जिसको हम अपने मानव का पूर्वज कहते हैं, उनको ट्रायोपिथेकस बोलते हैं, जो अफ्रीका से मिला है। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में बहुत सारा लक्षण जो है यह कपियों का पाया जाता था, एप्स का पाया जाता था, मनुष्य के बहुत कम लक्षण हैं। लेकिन लगातार जो है करीब 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुए, और यहाँ पे बहुत सारे इनके जो है हड्डियां मिली हैं उस समय की, जिसको कि जोड़ करके एक अंदाज लगाया गया कि इनकी किस प्रकार की शारीरिक संरचना रही होगी। और फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो है आते हैं केनिया में, और इस सारे जो अफ्रीका में शुरू में मिल रहे थे, यह अपने अलग अलग वातावरण में अपने को अनुकूल करने के लिए वहां से मूव किए, और मूव करके सारे एशिया में और यूरोप में, ये सारे महाद्वीपों में ये फैलते जा रहे हैं। और काफी वर्षों के बाद देखा गया कि भारतवर्ष से भी शिवालिक हिल्स से जो है एक जीवाश्म मिला, जो मनुष्य का था, जिसका रामापिथेकस नाम दिया गया। और अफ्रीका में केनियापिथेकस था। अफ्रीका में ही देखा गया कि यह विकसित होते हुए एक हैंडीमैन बना, ऐसा आदमी बना जिसके कि पिछले पैर के खड़े होने की उसके जो है थोड़ा थोड़ा क्षमता होने लगी थी, और बहुत सारा चीज जो है वो अपने हाथ से करने लगा था, छोटे छोटे काम। और इसके बाद जो फिर आते हैं कुछ ऐसे जीवाश्म हड्डियां मिली, उसमें देखा गया इन हड्डियों को जोड़ा जाए तो यह पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर सीधा खड़ा हो सकता है, इसका कंकाल अंग सीधा खड़ा हो सकता है। और उस हमारे मानव के पूर्वज को होमो इरेक्टस कहा गया, या उसको सीधा मानव कहा गया। सीधा मानव ये पहली बार जो है इसका जीवाश्म जो है सबसे पहले जावा में मिला, जिसको कि जावा मनुष्य बोलते हैं। और दूसरा जीवाश्म जो है पेकिंग में मिला चाइना के पास, जिसको कि हम चाइना मैन बोलते हैं। और इनसे विकास करके फिर एक निएंडरथल मानव बना, जो निएंडर वैली जर्मनी में है, वहां से बना। उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है, जो आज के मानवीय कैरेक्टर है, उनके अंदर आ गया। लेकिन अब भी ये गुफाओं में रहते थे, अपना जो है शिकार करते थे। अभी कपड़े वगैरह का कोई इनका कंसेप्ट नहीं था, लेकिन छोटी मोटी चीजें अपने हाथों से ये बनाया करते थे। अभी तक इनके अंदर कृषि का या खेती करने का, अपना स्वयं जो खाते थे उसको उत्पन्न करने का कोई विकास नहीं हुआ। लास्ट में जो है, जो मानव विकास की अंतिम श्रेणी में जिनको आधुनिक मानव के ज्यादा करीब कहा जा सकता है, उनको क्रो-मैग्नन मानव, क्रो-मैग्नन मानव जो है यूरोप में देखा गया, इनके फॉसिल्स मिले हुए हैं, और जिनके अंदर यह उनके जबड़ों से, उनके स्कल से, खोपड़े से ये पता लगाया गया है कि जो है उनके अंदर इतना ब्रेन की कैपेसिटी थी, वो अपना जो है थोड़ा बहुत लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते थे। और उनके द्वारा जो बनाए हुए कुछ पेंटिंग्स, कुछ इस ढंग से जो है जो छोटे मोटे घर के सामान होते हैं पत्थर के बने हुए, ये सब भी उनके साथ जीवाश्म साथ मिले हुए हैं। और फिर इन्हीं मनुष्यों के क्रम में जो सबसे विकसित मनुष्य हुआ, निएंडरथल वगैरह, क्रो-मैग्नन वगैरह, तो ये सब अब विलुप्त हो चुके हैं, नहीं है। लेकिन जो आधुनिक मानव है,
आधुनिक मानव जो है ये विकसित हुआ। इस विकास के क्रम में देखें तो सबसे पहले जो है इनको चिंता थी, जब जलवायु परिवर्तन हो रहा था तो अपने जीने की, अपने खाने की, और अपने जीने के लिए, अपने खाने के लिए इनको जो है शिकार करना पड़ता था। अब जंगली जीव बहुत सारे थे उसमें, और जीवों का विकास हो चुका था जंगली जीव, तो ये जंगली जीवों से खतरा भी रहता था, अपने को सुरक्षा करना रहता था। तो बाद में चल करके आधुनिक मानव के अंदर चूंकि इनका मस्तिष्क का भी विकास होता जा रहा था, इनके सोचने समझने की क्षमता हो जा रही थी, तो एक प्रकार से समूह में रहना, जिससे कि समूह में जो है रह के ज्यादा सुरक्षित रह सके, और समूह में रह करके अब भोजन की समस्या हुई, हर समय शिकार नहीं करने जा सकते, हर समय नहीं कर सकते, तो कालांतर में जो आधुनिक मानव हुआ करीब 10,000 साल पहले, उसके अंदर कृषि का विकास हुआ। वो देखने लगा कि कुछ जीवों को जो एकत्र करके लाता है, जंगल से खाता है, जहाँ रहता है वहाँ गुफाओं पास वहाँ बिखेर देता है, तो फिर से उगाते हैं लोग। तो यहाँ से उनका जो है कृषि का जो है परिकल्पना आई कि ऐसा कर देने से आपको ये सब चीजें उग जाया करेंगी और इसके लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो आधुनिक मानव के अंदर कृषि का भी विकास हुआ। फिर यह जो है अपने को फिर सुरक्षित रखने के लिए इनका जो है एक प्रकार के पहले ग्रुप बने, आदिम जातियों के ग्रुप बने, समूह बने, समुदाय बने, और यहाँ तक कि बाद में इनके आपस में एक साथ रहने के लिए जो है शादी विवाह की प्रथा चालू हुई, जो आधुनिक सभ्यता के रूप में सब दिखती है। तो इस प्रकार से आधुनिक मानव का विकास साइंटिफिक रूप से जो हमें प्रमाण है उसका मिलता है। अब यह जो मनुष्य बना उसके अंदर जो है संस्कृत और सभ्यता उतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, तो आए दिन आपस में कोई न कोई जो है ये लोग बात बात पे लड़ाइयाँ करते थे, सामूहिक रूप से कार्य का जीवन नहीं जी सकते थे। तो इसमें कुछ जो सोचने और समझदार के ढंग के लोग थे वो जो है उसके लीडर बन जाते थे। पहले जो पावरफुल रहता था, शक्तिशाली रहता था, वही लीडर बनता, उसके कहने से फिर सब चलते थे। बाद में देखा गया कि उसका भी उतना कहना नहीं मानते, तो कुछ जो उसमें समझदार लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसे अब लोग नहीं डरेंगे और ऐसे किसी का कहना नहीं मानेंगे। तो ऐसा किया जाए कि एक ऐसी परिकल्पना की जाए कि कोई तो एक है जो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और उसमें जो है ये कहा हुआ है कि ऐसा ऐसा करके आपको रहना है, कैसे सुचारू रूप से जीवन चलाना है, क्या नैतिकता होगी, क्या अनैतिकता होगी, कैसे अपना जीवन जो है एक क्रमबद्ध रंग से चल सके, जिससे कि आपस में आए दिन खून खराबे ना हो, और कैसे जो है जीवन जो है अच्छे ढंग से चल सके। इसके लिए एक उन्होंने परिकल्पना की कि कोई है जो ऊपर है, उसका कहना नहीं मानोगे तो उसके लिए दंड मिलेगा। तो उसमें निश्चित रूप से बीमारियां वगैरह नहीं होती थी, तो जितनी भी बीमारियां होती थी, चाहे वो वायरस के द्वारा हो, चाहे बैक्टीरिया के द्वारा हो, चाहे किसी कारण से, तो इसको लोग उसी से जोड़ देते थे कि वो देखिए तुमने ऐसा काम किया था, इसलिए जो सुपर पावर है जिसको बाद में भगवान की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार से जो है एक भगवान का जो है कंसेप्ट आया कि उससे डरो, अगर उससे नहीं डरोगे तो ये सब चीजें हो जाएंगी। और इस प्रकार से जो है भगवान को हम लोगों ने जो है हमारे पूर्वजों ने एक कंसेप्ट बनाया, और जो भगवान का कंसेप्ट बना उनसे लोग डराने लगे। तो पता चला कि जितने प्रकार के समुदाय विश्व के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में रहते थे, विभिन्न क्षेत्रों में सबके अपने अपने एक गार्ड बना लिए। किसी ने जो है उसको प्रतीक बना लिया, हमारा ये गार्ड, हमारा वो गार्ड, सब जो है अपने अपने भगवान को बना लिए, और उनके डर से वो सब चीजें करने लगे। अब क्या हुआ कि एक समुदाय जो एक जगह रहता था, एक भगवान की उनकी शिक्षाओं को मानता था, वो सब अच्छी चीजें थी। दूसरे समुदाय के लोगों से थोड़ा सा भिन्न थी, फिर एक ग्रुप आपस में लड़ने लगे। तब तक जो है मस्तिष्क का सोचने का विकास और मनुष्यों में हो चुका था, और करीब 4000 BC पहले, सबसे पहले जो है उसमें देखा गया कि धीरे धीरे जो है इन सब मान्यताओं को धर्म का रूप प्रदान करना चालू कर दिया। तो आज की डेट में, आज की तारीख में अगर जितने प्रकार के भी धर्म पाए जाते हैं, तो उसको अगर देखा जाए तो दो प्रकार के धर्म है। एक अब्राह्मिक है जिसको इब्राहिम को मानते हैं, एक नॉन अब्राह्मिक जिसमें इब्राहिम नहीं होती। एक तो है धर्म जिसमें पैगंबर आए हुए हैं,
पैगंबर आने वाले दिन जिसमें कि ज्यूज हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये सब जो है पैगंबर वाले धर्म है। और दूसरे जो नॉन इब्राहिमिक धर्म है, जिसमें हिंदू, जैन, सिख और ये जो है बुद्धिज्म, ये सब धर्म है। इस प्रकार के धर्म का विकास हुआ। तो ये सब जो धर्म बने, ये वास्तव में उस आदिम मानव समाज में जो बुराइयां थी उसको खत्म करने के लिए अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं, क्योंकि इस विचारधाराओं को मानने के लिए अगर उस समय के तत्काल में रहने वाला कोई मनुष्य बताया होता तो लोग न मानते, इसलिए उसको इन लोगों ने बता दिया कि यह जो है गॉड का किया हुआ है, भगवान ने इसको जो है किया हुआ है, अपने अपने धर्म के अपने गॉड बने। और जो अब्राहमिक रिलीजन है उसमें आया कि भिन्न भिन्न प्रकार के पैगंबर आए, जो उसमें के लोग थे, वो पैगंबर को भगवान ने भेजा है संदेश लेकर के। और इस क्रम में जो है सबसे प्राचीन धर्म जो 4000 BC का है इजराइल में, वह जुडाइज्म है, जिनका की जो है इब्रानी भाषा थी, जीव लोग, यहूदी लोग जिसको कहते हैं हिंदी में। और ये लोग पहली बार जो है एक टेम्पल बनाए जेरूसलम में, जिसे फर्स्ट होली टेम्पल कहते हैं। और तब तक जो ये समुदाय थे, विभिन्न प्रकार के समुदाय थे, इनका जो समुदाय का सबसे पावरफुल आदमी होता था वो राजा होता था। तो विभिन्न प्रकार के जगह जगह जो है यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, हर जगह जो है विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे साम्राज्य बन गए थे। इन साम्राज्यों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती थी और उसी के समानांतर इस प्रकार के धर्म का विकास होता रहता था। तो पहला होली टेम्पल जेरूसलम का बना, उसको जो है बेबीलोनियन और रोमन्स ने आकर के डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर जो है दूसरा बना है, उसको भी स्टार्ट कर दिया गया। तो जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन वाले हैं ये सब एकेश्वरवादी हैं। और इनको ये देखा गया सबसे पहले इब्राहिम आए, जो पैगंबर थे। इब्राहिम के बाद उनके सन इजाक आए, फिर जैकब आए। और ये जितने पैगंबरों की प्रथा है इस सब में लगभग कॉमन है। जो क्रिश्चियनिटी की और इस्लाम की है, सब पैगंबर कॉमन है। केवल इनके जो है अलग अलग जो है धर्म इसलिए हो गए कि कोई मानता है कि जुडाइज्म मानते हैं कि बस हम जो है इनको पैगंबर नहीं मानते। और जबकि उसी पैगंबर के श्रृंखला में आगे पैगंबर आते गए, तो इस्लाम वाले कहते हैं सबसे अंतिम पैगंबर जो है मोहम्मद साहब है। और क्रिश्चियंस धर्म माना जाता है कि नाज़रेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं वो है। इसी प्रकार से रिलीजन आते गए। इस रिलीजन की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हो गई और सारी बुक्स जो है मॉरलिटी पढ़ाती हैं, नैतिकता ही पढ़ाती हैं कि समाज कैसे सुचारू रूप से चल सके। दिक्कत कहाँ पे हो गई कि अब इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है लिपिबद्ध होने लगी कि हमारे पैगंबर साहब ने बोला है और यह टेस्ट जो है इसको फॉलो करना है। यह जो है जब जटिल होता गया धीरे धीरे, और बाद में इसको जो फॉलोअर्स जो वो कहने लगे कि हमारा सही है, आपका गलत है, ये ऐसे चलना चाहिए, वो ऐसे चलना चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के धर्म जो है आए। क्रिश्चियनिटी आई। क्रिश्चियनिटी के भी जो जीसस की टीचिंग है वही भी कह जाता है अपने भगवान से प्रेम करो। और बाद में ये भी कहा गया समाज में अगर अच्छे ढंग से रहना है तो अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, ये जीसस की टीचिंग है। अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करो। इस्लाम में भी जो इसमें जुडाइज्म में है, ओल्ड टेस्टामेंट मानते हैं बाइबल का, और न्यू टेस्टामेंट जो है जीसस वाले मानते हैं। तो सब में जो है वही कैसे समाज ठीक ढंग से चल सके इसी के बारे में लिखा गया है। बाद में जो है अगर नॉन अब्राहमिक रिलीजन में देखें हम, नॉन अब्राहमिक रिलीजन में सबसे पहले जो है सनातनी धर्म, हिंदू धर्म तो है ही। और इस हिंदू धर्म के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे धर्म आए, चाहे महावीर जैन आए, चाहे भगवान बुद्ध आए। इन्होंने भी समाज को एक दिशा प्रदान की कि किस प्रकार से मानव जात संरक्षित रह सकती है, सुरक्षित रह सकती है, और किस प्रकार से उनके अंदर आपस में प्रेम और सद्भाव रह सकता है। तो इस सब धर्म का अगर हम विशेष रूप से अध्ययन करें तो सब में जो है हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने की शिक्षा मिलती है। चाहे बुद्धिज्म का 8 फोल्ड पाथ हो, जिनका अष्टांगिक मार्ग है। बाद में लास्ट में सबसे जो नया धर्म अपना सिखिज्म है, उसमें गुरु नानक साहब ने
तब तक जो है वातावरण के साथ भी अपना काफी संघर्ष चालू हो गया था। तो इन्होंने बहुत सारा प्राणियों का, जंतुओं का और वनस्पतियों को अपने साथ जोड़ दिया है। और गोविंद सिंह का बाज के साथ रिश्ता और बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनके साथ उनका रिश्ता है, इसीलिए कि मनुष्यों की सुरक्षा न की जाए, उसके साथ साथ अन्य जीवों की भी सुरक्षा की जाए, जो ज्यादा स्पष्ट रूप से अपने हिंदू या सनातन धर्म में मिलती है। कि हिंदू सनातन धर्म तो ऐसा मानने लगा कि वो कहा कि एक ब्राह्मण होता है, वो सुपर आत्मा है, और उसी आत्मा से निकली हुई अपनी सारी आत्माएं हैं छोटी छोटी, हिंदू सब लोग पार्ट है। और इसमें तो कहा गया कि चाहे कोई जंतु हो, चाहे कोई वनस्पति हो, चाहे निर्जीव क्यों न हो, उन सब में हमने उसमें आत्मा के वास को माना और कण कण में भगवान के एक प्रकार से, ताकि इसके साथ साथ मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहे। और चूंकि पारिस्थितिकी संतुलन में मनुष्य और अन्य प्रकार के जंतु जो हैं, दूसरे प्राणी हैं और वनस्पतियां हैं, ये सब आपस में आत्मनिर्भर हैं। किसी एक किनारे आने से धीरे धीरे कालांतर में जो विकास हुआ है, तो ये सब आपस में विकसित होते गए कि जो एक की आवश्यकता दूसरी पूर्ति करते हैं। अगर सबका बराबर संरक्षण न हुआ तो निश्चित रूप से अगर एक कोई जाएगा तो दूसरे का नुकसान होगा। तो इसीलिए हिंदू धर्म में जो विस्तृत कंसेप्ट है कि हम सबको सुरक्षित रखें, अपने वातावरण को सुरक्षित रखें, जिसके कारण से वृक्षों में भी देव देखा, नदियों में भी देखा, हवा पानी जितने प्रकार के भी कंसेप्ट होते हैं, हम सब में जो है देव देखा। तो इस प्रकार से जो है हमें धार्मिक मान्यताएं वास्तव में जो विभिन्न प्रकार के हमारे मानव जीवन के विकास हुए हैं, विभिन्न प्रकार के मानव बने हैं, उसकी बुराई को दूर करने के लिए और उनसे ज्यादा मानवीय गुणों की अपेक्षा के लिए ये सब जो है बने। अब थोड़ा सा जो है कंसेप्ट जो है कि आज की जो परिस्थिति है, आज जो मनुष्य है, इसका विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा होती रहेगी। विकास क्यों होता रहेगा? क्योंकि जलवायु का परिवर्तन हमेशा होता रहेगा, जलवायु का परिवर्तन होता रहेगा। तो उसके साथ अपने को अनुकूलन करने के लिए हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो आज की स्थिति में है कि अगर इसी प्रकार से विकास चलता रहा तो अंत में हमारे मनुष्य का भविष्य क्या होगा, विकास को कहाँ जाएंगे। तो आज हम देखते हैं जबकि इस विज्ञान के दौर में बहुत सारी जो हमारी 19वीं शताब्दी की मान्यताएं थी, जिनसे डरा करके विभिन्न धर्म बने थे कि एक प्रकार रोग हो जाएगा या काल पड़ जाएगा या सूखा आ जाएगा, ये विभिन्न प्रकार प्राकृतिक आपदाएं थी, यह जिनके कारण से धर्म बने थे और जिसके कारण संरक्षित रहे थे। 20वीं सदी के विज्ञान में इस बारे बहुत सारे भ्रमों को, बहुत सारे चीजों को तर्कों से, प्रमाणों से झुठला दिया है। क्योंकि अब सबका एक वैज्ञानिक विश्लेषण आ गया है कि कोई यह रोग हुआ है तो उस रोग का एक कारण है और उसका ये इलाज है, ये कर सकते हैं। इसमें कोई जो है किसी धर्म का कारण नहीं है। किसी धर्म को मानोगे और भगवान को मनाते रहोगे तो आप मर जाओगे, डॉक्टर के पास जाओ और दवाई करो। अब धीरे धीरे जो वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई है, वैज्ञानिक विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इस टेक्नोलॉजी के विकास के कारण से अब हमारे सोच में बहुत सारा परिवर्तन आने लगा है। निश्चित रूप से यह सोच जो है, जो हमारे अंदर विकसित हो रही है, यह हमारे जो रिलीजन था, जो हमारा धर्म था, उसको रिप्लेस कर रही है। और इस ढंग से अब जो है आइडियोलॉजी आ रही है, एक प्रकार की विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं आ रही है। और ये जो सारा का सारा जो धर्म उत्पन्न हुआ है, यह जो कृषि क्रांति हुई, जब से सबसे पहले मनुष्य ने कृषि करना चालू किया, तो कृषि करने में वो डायरेक्ट जो है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था, प्रकृति के साथ सीधे जुड़ा हुआ था। लेकिन बाद में चूंकि उनको अपने समाज को सुचारू रूप से करना था, तो कृषि के अपने बीच में और नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में उन्होंने एक भगवान का कंसेप्ट ला दिया, उस भगवान से लड़ने के लिए। तो नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में और मनुष्य के बीच में भगवान आ गए। लेकिन धीरे धीरे ये कहा गया कि एक्चुअली यह जो है एक प्रकार की सब परिकल्पनाएं की गई है, चाहे भगवान की परिकल्पना की गई, चाहे धर्म की परिकल्पना की गई, चाहे राष्ट्र की परिकल्पना की गई। बाद में हम लोग एक समूह बना करके एक राष्ट्र का रूप दे दिए कि हमारा
रहने सहने खाने का ढंग एक ही, इसलिए राष्ट्र हुए थे। सब परिकल्पनाएं हैं, कोई जो है प्राकृतिक चीज नहीं बने हुए हैं, सब मनुष्यों के द्वारा परिकल्पित करके बनाए गए हैं। और जितने भी मध्यकाल में या प्राचीन काल में जितनी भी चीजें थी जिनको कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा उत्सुकता से देखा करते थे कि ये चीज क्यों होती है, वास्तव में कोई एक सुपर पावर है, गॉड है जो ये सब करता होगा। सूरज क्यों चमकता है, चांद क्यों चमकता है, हवा क्यों चलती है, रोग क्यों होता है, अकाल क्यों आता है, इन सबका एक वैज्ञानिक विश्लेषण और तार्किक जो है कन्विंसिंग प्रमाण जो है मिल गया है। सबका जो है धीरे धीरे व्याख्या होने लगी है। तो इस ढंग से अब जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 20वीं शताब्दी में बहुत सारे भ्रम को तोड़ दिया है। आज हम बात करने लगे हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य की, तो यह किसी के श्राप के कारण नहीं, किसी भगवान के उसके कारण नहीं, बल्कि हमने एक आधारभूत पोषक तत्व निर्धारित कर दिए हैं। बेसिक न्यूट्रिशन ये सब होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो बीमारी होगी। दवाएं आ गई हैं जो इन्फेक्शन डिजीज हैं उसकी। अब वास्तव में ऐसा हो गया है कि कोई कारण जो है विज्ञान के कारण जो है भूख से कम लोग मर रहे हैं, मोटापे से ज्यादा लोग मर रहे हैं। अब ब्लैक मैजिक नहीं रह गया, काला जादू नहीं रह गया, भगवान के नाम पे जो किसी को भ्रमित नहीं किया जा सकता। और 20वीं शताब्दी में बहुत सारा चीजें ये सब ओपन कर दिया है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसे ही हमारे जो है साइंस जो है हमारे धर्म की मान्यताओं को रद्द करते जाएंगे तो क्या वास्तव में एक दिन ऐसा आएगा धर्म सारे खत्म हो जाएंगे और नई नई आइडियोलॉजी जो है वही चीज करेंगे? निश्चित रूप से नहीं, धर्म रहेगा हमेशा। मेजॉरिटी लोग धर्म का रिलीजन का फॉलो करते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है यह जो लोग समझना चाहेंगे, जो लोग तर्क पे लॉजिक पे आधारित रहेंगे उन्हीं के अंदर आएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग हैं ये वास्तव में अपने को एक टाइप का ज्यादा शक्तिशाली जो है मानव बना लेंगे, और जो रिलीजन को फॉलो करते रहेंगे वो धीरे धीरे भले मेजॉरिटी में रहे लेकिन वो नगड़े होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधुनिक मानव में अब ऐसा आ रहा है कि एक से एक कंसेप्ट आ रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ रहा है, डिजाइनर बेबी आ रहा है, क्लोनिंग आ रहा है, होमोसेक्सुअलिटी आ रहा है। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो किसी रिलीजन वगैरह किसी धर्म की कोई व्याख्या ही नहीं है, कभी भगवान ने व्याख्या नहीं की, लेकिन अब इसके द्वारा जो है हम अपने को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो जो लोग इस सब को साइंस और टेक्नोलॉजी को अपना के आगे चलेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है औरों से जो है थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे जो है इनका जो है नियंत्रण पूरे के पूरे मानवता पे होता जाएगा। और जो इसके पहले के 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के जो धर्म थे जिनका विशेष मान्यताएं थी, अब उन मान्यताओं को कम से कम 3 विचारधारा ऐसी है जिसमें कि आपके आता है मानवतावाद, और आता है पूंजीवाद, और दूसरा है लिबरलिज्म जिसे बोलते हैं, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदता नहीं बोले, लिबरल हो जाने। तो इस प्रकार से ये जो तीनों आइडियोलॉजी हैं इस धर्म को बहुत सारा जो है ये रिप्लेस कर देंगी। और मानववाद का ह्यूमनिज्म मतलब मानव अपनी जो है अपनी जात को, मानव जात को सुरक्षित रखने के लिए ये हर संभव कोशिश करेगा। और हर संभव कोशिश करने के लिए बहुत सारे जो है विज्ञान के टेक्नोलॉजी के तरीके से कल कारखाने लगाएगा। कल कारखाने लगाएगा तो आर्थिक विकास करेगा, और कल कारखाना जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट ले जाकर बेचेगा, उससे प्रॉफिट कमाएगा, उससे फिर से कैपिटलिज्म में नया ग्रोथ करेगा। इस प्रकार से जो आर्थिक उन्नत जो है और उद्योगों की उन्नत होती जाएगी जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं, और उसके द्वारा मानव के विकास में जो है ये सब जो है योगदान करेंगे। और आर्थिक विकास के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, एक तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, दूसरा ऊर्जा होना चाहिए, दूसरा जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें देखा गया है कि रॉ मटेरियल और एनर्जी ये जो है लिमिटेड है, तो आदमी का जो कैपिटलिज्म में विकास करने की क्षमता है वास्तव में लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल और एनर्जी लिमिटेड है। लेकिन नॉलेज एक ऐसा चीज है जो अनलिमिटेड है, तो हम इस नॉलेज का उपयोग करके नए नए रॉ मटेरियल्स और एनर्जी के नए नए सोर्स जनरेट करते रहेंगे। और इस ढंग से ये जो है पूरा का पूरा हमारा हित जो है
साधन होता रहेगा। सबसे बड़ा खतरा इसमें यह है कि जिस समय हम औद्योगिक विकास करते रहेंगे अपनी जात को संरक्षित करने के लिए, इस औद्योगिक विकास के क्रम में निश्चित रूप से हमारा ज्ञान है, नॉलेज है और हम इसको विकसित करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे इस औद्योगिक विकास का जो दुष्प्रभाव है ये हमारे सराउंडिंग पे पड़ेगा, हमारे वातावरण पे पड़ेगा। और ये जो वातावरण पे पड़ेगा वो इतना तेज होगा, जो वातावरण का जो नुकसान होगा वह हो सकता है कि वातावरण का इतना ज्यादा नुकसान हो जाए कि हमारे लाख जो है ज्ञान के बावजूद यह पृथ्वी हमारे रहने लायक न रह जाए, या फिर हम ऐसा कहें कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज्ञान से हम इस मानव को ऐसे सुपर ह्यूमंस में, ऐसे जो है विकसित मानव में विकसित कर सके जो कि किसी भी परिस्थिति में जो है सर्वाइव कर लेगा। लेकिन ऐसी क्षमता जो है यह जितनी भी आज की आबादी है पूरे विश्व की, सम्मिलित मानने से रही, केवल कुछ लोग रहेंगे जो आज की टेक्नोलॉजी वगैरह का उपयोग करके अपने अंदर चिन्ह लाएंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे अंदर जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान का जो आविर्भाव हुआ वह वास्तव में हमारे जो कष्ट थे, हमारे जो दुख थे, हमारे जो क्योर करने के लिए हुआ था, ट्रीटमेंट करने के लिए था, उपचार करने के लिए हुआ था। लेकिन उसको जो ज्यादा समर्थ लोग हैं उसको दूसरे रूप में करने लगे। जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी आई थी कि जो इनका पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, युद्ध वगैरह वारफेयर वगैरह में उनको जो है नए अंग लगा दिए जाए। लेकिन बाद में क्या हो गया, जो समर्थ लोग थे इसका उपयोग अपने को और सुंदर बनाने में और सुंदर अच्छे दिखने के लिए करने लगे। इसी प्रकार से विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी का हो, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग का हो, चाहे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी का हो, ये सब चीजें जो है इनका जो ज्यादा उपयोग होने लगेगा तो निश्चित रूप से एक निश्चित जो जनसंख्या है इससे जो है लाभ उठा पाएगी, ज्यादा तो नहीं पाएगा, ज्यादातर लोगों का नुकसान भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा टेक्नोलॉजी पे बेस होते जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को जॉबलेस भी होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो काम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग बहुत कम लोगों के साथ कर सकते हैं, उसमें जो है मास्क की जरूरत नहीं होगी, तो मास्क जो है कहीं से यूजलेस हो जाएगा। केवल कुछ लोग जो है सुपर पावर बन जाएंगे जिनके अंदर की जो है इन सब सुविधाओं को उपयोग करने की क्षमता होगी। बाद में ऐसे चिप्स बन जाएंगे, अपने बॉडी में चिप्स लगा लेंगे और हो सकता है कंपनी एज भी बढ़ा दें। चिप्स का एजिंग जो हमारा होता है, क्यों उम्र बढ़ती है, अगर उम्र बढ़ने को रोक दे तो हम सदा जवान रहेंगे। लेकिन ये सब क्षमताएं विज्ञान लाएगा तो, लेकिन ये सबको कितना उपलब्ध हो पाएंगे, कैसे हो पाएंगे, तो डर इस चीज का है कि एक ग्रुप ऐसा जो है विज्ञान का करके एक सुपर ह्यूमन बन जाए तो सबके ऊपर कंट्रोल कर ले। क्लोनिंग वगैरह ऐसा मेथड है कि ठीक अपने जैसा दूसरी चीज को बना देना। ये सब जो है साइंस के जो आधुनिक आविष्कार है निश्चित रूप से जो है संभव कर रहे हैं। एक संभावना ये भी पाई जा रही है कि टेक्नोलॉजी का विकास होते होते अभी तो हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि एक नया ही धर्म विकसित हो रहा है, इसे कहते हैं डाटा रिलीजन। अब सब चीज जो है हमारा डाटा डिसाइड करेगा, हम कुछ डिसाइड ही नहीं करेगा, क्योंकि हमें अपने लाइफ के बारे में डाटा उतना नहीं मालूम है जितना कि हमारे सोशल साइट्स में, हमारे गूगल को, हमारे फेसबुक अकाउंट को, उन सबको पता है हमारे बारे में कि अगर हम अपने बारे में सब बता दें तो वो एकदम समराइज करके बता देंगे कि आपके लिए ये सुटेबल है, आपके लिए आवश्यक है, आपके लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से अगला जो धर्म बनने वाला है डाटा रिलीजन का बनने वाला है। और अगला जो देश का जो अर्थव्यवस्था होगी वह एक ढंग से मटेरियल इकोनॉमी में होकर के एक प्रकार के नॉलेज की इकोनॉमी हो जाएगी। और जिसमें जो सारे डाटा हैं, जो चीज हमें अपने बारे में नहीं पता वो हमारे कंप्यूटर जो है तुरंत कैलकुलेट करके बना देंगे। क्योंकि मनुष्य के जो दिमाग होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड होता है जिसमें कोई इमोशंस आते हैं, सुख दुख, ये सब चीजें आती रहती हैं जिसको कि अभी तक के साइंटिस्ट डिकोड नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा पार्ट जो है इंटेलिजेंस का पार्ट, इंटेलिजेंस का पार्ट को डिकोड कर लिया गया है और उसका उपयोग करके हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे रोबोट बना दिए गए हैं, ऐसे ऐसे चिप्स बना दिए गए हैं जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट वैसे कोई काम कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो है हम देखेंगे कि आदमी मानव से सुपर मानव बढ़ता जा रहा है और एक तो इस प्रकार से हमारे ख्याल से 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, तो इसको अब खत्म करें। मनीष, हाँ सर जी। तो खत्म करना है। बहुत बहुत आभार सर आपका कि आपने इतने विस्तृत विषय पर इतनी गंभीरता पूर्वक विवेचना हमारे जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े साथी हैं। निश्चित तौर पे ये व्याख्यान YouTube के माध्यम से और आगे चल के पुस्तकाकार रूप में जब प्रकाशित हो जाएगा, तो जो हमारे शोध के विद्यार्थी हैं या इस विषय पे काम करने वाले हमारे साथी हैं, उनके लिए ये व्याख्यान एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा संदर्भों के संदर्भ में। मैं एक बार पुनः महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आपकी अनुमति से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।